चलिए, तो लास्ट क्लास में जब हमने हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स शुरू किया था तो हमने ये पढ़ लिया था कि वाटर हेलो एल्केन्स और वाटर हेलो एरीन्स। दूसरी चीज़ हमने पढ़ ली थी क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, है ना। अलग अलग बेसिस में हमने उसको क्लासीफाई कर दिया था। अभी हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म इन हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, ठीक है। चलिए, तो अभी आइसोमेरिज्म की बात करें कि क्या है आइसोमेरिज्म। वैसे क्या होता है ये हमने पढ़ रखा है, 11th में भी हम पढ़ कर आए हैं। क्या डेफिनेशन वाइज देखें आइसोमेरिज्म की तो हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, डिफरेंट। उन कंपाउंड्स को हम क्या बोल रहे हैं, आइसोमर्स, और उनके होने की प्रोसेस को क्या बोल दिया, आइसोमेरिज्म, ठीक है। थोड़ा सा पीछे चलें, हेलो एल्केन्स की हमने बात की थी तो हमने बोला था कि रिप्रेजेंट करते हैं किससे, RX से, और हेलो एरीन्स को रिप्रेजेंट किया था किससे, ARX से, ठीक है। जहां पर R स्टैंड्स फॉर अल्काइल ग्रुप एंड AR स्टैंड्स फॉर अराइल ग्रुप, है ना। R हो गया अल्काइल ग्रुप, एनी अल्काइल ग्रुप, एंड AR स्टैंड्स फॉर अराइल ग्रुप, एनी अराइल ग्रुप, ठीक है ना। अब हम बात करें आइसोमेरिज्म की कि आइसोमेरिज्म हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में क्या है। तो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स जो होते हैं वो दो टाइप के आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ठीक है। दे शो टू टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, ठीक है। इन दो टाइप के आइसोमेरिज्म में फर्स्ट है क्या, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म 11th में पढ़ा है हमने। चेन आइसोमेरिज्म क्या बोलता है कि जहां पर टेंडेंसी हो साइड चेन बनाने की विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उस आइसोमर को हम बोल देते हैं चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। अच्छा, ये कैसे होगा, एक एग्जांपल से समझे। तो सपोज मान लो हम एग्जांपल में लेते हैं 1 ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है। तो ये 1 ब्रोमोब्यूटेन क्या हुआ, CH3 CH2 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 और Br, फर्स्ट पोजीशन पे कौन आ गया, ब्रोमीन आ गया, ठीक है। अभी एक और कंपाउंड लेते हैं अपन लेते हैं 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, और इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या आ गया, CH3 CH CH3 CH2 और Br, ठीक है। तो एक तो हमने ले लिया क्या, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, और एक ले लिया 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन ना। इस कंडीशन में ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है ये फर्स्ट कार्बन पे जुड़ा हुआ है और टोटल चेन में 4 कार्बन है, इसलिए ब्यूटेन हो गया। इसमें देखिए तो चेन में 3 कार्बन है, फर्स्ट पोजीशन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो सेकंड एग्जांपल में हमारा जो Br है वो किस पे जुड़ा हुआ है, फर्स्ट पे, और सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप है। वैसे ही हमने थर्ड एग्जांपल और लिया जिसमें हमने प्रिंसिपल चेन में 3 कार्बन लिए और सेकंड पोजीशन पे ही मिथाइल ग्रुप और सेकंड पे ही ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। तो इन तीनों एग्जांपल्स के अंदर देखें 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन और 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, तो मॉलिक्यूलर लेवल पर नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन और फंक्शनल ग्रुप सब में सेम है। 4 कार्बन है, 9 हाइड्रोजन है और एक Br है, ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चरल लेवल पर देखें तो सबके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, अलग अलग। तो ये तीनों एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोमर्स। और कौन सा आइसोमर हो रहा है, दैट इज चेन आइसोमेरिज्म, है ना। बिकॉज हर एग्जाम्पल के अंदर हमने देखा कि प्रिंसिपल चेन में से कार्बन टूटकर साइड चेन बना रहा है। यहाँ पर प्रिंसिपल चेन में 4 थे, यहाँ प्रिंसिपल चेन में सिर्फ 3 है और एक क्या हो गई, साइड चेन है। यहाँ पर भी देख रहे हैं हम, तो यहाँ पर भी क्या है, एक साइड चेन है। तो जहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ साइड चेन हो जाता है उसको हम बोल देते हैं क्या, चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है।
अब ये क्लियर है। तो पहले टाइप का जो आइसोमेरिज्म हमने बोला किसके अंदर, हेलो एल्केन्स के अंदर, दैट इज चेन आइसोमेरिज्म। अभी हम सेकंड की बात करते हैं कि सेकंड आइसोमेरिज्म क्या है। ठीक है, तो जो सेकंड आइसोमेरिज्म है वो है हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है, नाम से क्लियर हो रहा है। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, पोजीशन ऑफ व्हाट, चेंज इन पोजीशन ऑफ हेलोजन। ठीक है, तो हेलोजन की पोजीशन चेंज हो। अब इसको भी अपन एग्जाम्पल से समझे। एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं इसके लिए, 1 आइडोप्रोपेन, हमने लिया 1 आइडोप्रोपेन। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अपन 2 आइडोप्रोपेन, है ना। सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम क्या चाह रहे हैं। फर्स्ट में हमने बोला 1 आइडोप्रोपेन मतलब CH3 CH2 CH2 और I, फर्स्ट पोजीशन पे आयोडीन है। सेकेंड में हमने बोला CH3 CH, इस पे एक I है और आगे चल के CH3 है ना। तो दोनों में जो हमारा हेलोजन था, जो यहाँ हमने आयोडीन जोड़ रखा था, उस आयोडीन की पोजीशन क्या हो रही है, चेंज। यहाँ पर जो आयोडीन है इट इज ऑन फर्स्ट पोजीशन, यहाँ जो आयोडीन है इट इज ऑन सेकेंड पोजीशन। क्लियर है चीज। तो जहां पर हेलोजन का पोजीशन चेंज होता है दैट इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म। जहां पर साइड चेन बन रही थी उसको क्या नाम दिया था अपन ने, उसको नाम दिया चेन आइसोमेरिज्म। और जहां पर हमारे हेलोजेंस की पोजीशन चेंज हो रही है उसको हमने नाम दे दिया पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये क्लियर हो गया अभी। चलिए, तो हमारे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के अंदर 2 टाइप के आइसोमेरिज्म है। फर्स्ट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड इज चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म में हमने साइड चेन का फॉर्मेशन देख लिया और पोजीशन आइसोमेरिज्म के अंदर हमने चेंज इन पोजीशन ऑफ हेलोजन एटम देख लिया। ठीक है, अब हम बात करें कि आगे क्या। 2 टाइप के आइसोमेरिज्म तो हो गए। ठीक, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा चैप्टर के अंदर कि ये जो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की हम बात कर रहे हैं, इनमें एक्चुअली फॉर्मेशन होता कैसे है ना, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं दैट विल बी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। और अभी जो हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं दिस इज फॉर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स आर आल्सो नोन एज हेलो एल्केन्स। तो हम हेलो एल्केन्स के प्रिपरेशन की मेथड की बात कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिससे हम हेलो एल्केन्स को बना सकते हैं। ये क्लियर है, समझ में आ गया है ना। अब हेलो एल्केन्स को बनाने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, हम अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। तो जो हम पहले मेथड की बात कर रहे हैं, नंबर 1 जो हम पहले मेथड की बात कर रहे हैं दैट इज बाय यूजिंग एल्कोहल्स। हम क्या यूज कर रहे हैं, एल्कोहल्स यूज है ना। एल्कोहल्स के लिए जनरल फॉर्मूला क्या है, ROH या RS अल्काइल ग्रुप। ठीक है, अब लैब में अगर हमको हेलो एल्केन्स बनाने या अल्काइल हैलाइड्स बनाने हैं तो जो सबसे ज़्यादा प्रिफर्ड मेथड है दैट मेथड इज बाय यूजिंग एल्कोहल्स, है ना। एल्कोहल को इस्तेमाल करके हम बहुत आसानी से अल्काइल हैलाइड्स या हेलो एल्केन्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इस अल्काइल हैलाइड को बनाने के लिए जब हम अल्कोहल को यूज़ कर रहे हैं तो अल्कोहल का रिएक्शन भी हम बहुत सारी चीज़ों से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट कैटेगरी में फ्रॉम अल्कोहल्स ले रहे हैं तो इसके अंदर हम पहला ले रहे हैं क्या, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ हेलोजन एसिड्स। ठीक है, तो अभी हम यहाँ ले लेते हैं बाय एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड। अभी इतना क्लियर है ना। हम प्रिपरेशन कर रहे हैं हेलो एल्केन्स की, किससे प्रिपेयर कर रहे हैं, अल्कोहल से। और अल्कोहल से प्रिपेयर करने के लिए हम किन किन चीज़ों से रिएक्शन कर सकते हैं वो हम यहाँ नीचे लिख रहे हैं। तो पहला हमने लिया क्या, बाय एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड। ठीक है, अब हेलोजन एसिड के लिए जनरल फॉर्मूला हो गया क्या, HX। ठीक है, हेलोजन एसिड में HX, जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, तो ये सारे एसिड्स क्या हो गए, हेलोजन एसिड्स। अभी इसको अपन डिटेल में देखते हैं आगे कि ये क्या है। ठीक है ना। अब अगर हम हेलोजन एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन कर रहे हैं तो जनरल रिएक्शन क्या होगी,
ROH स्टैंड्स फॉर अल्कोहल। रिएक्शन हम कर रहे हैं किससे? HX के साथ, दैट इज हेलोजन एसिड। तो रिएक्शन में क्या हो रहा है? रिएक्शन में यहाँ से OH और यहाँ से H ये बाहर जा रहा है ना। और रिएक्शन में R और X जोड़कर क्या बना लेंगे? RX प्लस बाहर हो गया H2 है। तो ये जो रिएक्शन हमने बोल रही है, दिस इज द जनरल रिएक्शन फॉर प्रिपेयरिंग व्हाट? फॉर प्रिपेयरिंग हेलो एल्केन्स। ठीक है। अब हेलो एल्केन्स की जब हम बात कर रहे हैं, हेलो एल्केन्स बनाने की, तो हेलो एल्केन्स भी 3-4 टाइप के हो सकते हैं। एक हो गया HCl जब क्लोरीन के साथ बनेगा, एक हो गया HBr जब ब्रोमीन के साथ है, सॉरी H नहीं R, RCl हो गया, RBr हो गया, और एक हो गया RI जब आयोडीन के साथ है। ऐसे ही RF हो जाएगा जो फ्लोरीन के साथ होगा। क्लियर है चीज़? ये समझ में आ गया है ना। तो हम हेलो एल्केन्स की जब बनाने की बात कर रहे हैं तो हमने एक जनरल रिएक्शन ये बोल दी कि हम कोई भी अल्कोहल की रिएक्शन किसी भी हेलोजन एसिड से करते हैं तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन होकर हमको ये प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि कौन सा अल्कोहल लेंगे और कौन सा एसिड लेंगे तो चीज़ें थोड़ी सी बदलती हैं, और यही चीज़ें हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमको याद रखनी है। CBSE बोर्ड्स के अंदर कोई हमसे ये नहीं पूछने आ रहा है कि आप हेलोजन एसिड की रिएक्शन RX से होकर दिखाओ। हमको यहाँ ये याद रखना है कि किसका अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल लें, कौन सा एसिड लें और रिएक्शन क्या होंगी, इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ से हम पहला पॉइंट लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट में हम बोल रहे हैं कि अगर मैं प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल लेता हूँ क्लोरोबेंजीन बनाने का, सॉरी क्लोरो एल्केन्स बनाने के लिए, ठीक है, तो रिएक्शन कैसी होगी। तो हम नोट में यहाँ लिख रहे हैं कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी alcohols form chloroalkanes when HCl gas is passed through them, ठीक है, in presence of एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है। तो अगर यहाँ अल्कोहल में प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल है और यहाँ HX में हम क्या ले रहे हैं? HCl ले रहे हैं क्लोरो एल्केन्स बनाने के लिए, तो उस केस में हमको कैटलिस्ट क्या चाहिए? ZnCl2, और ये जो पूरी रिएक्शन हो रही है वो आसानी से होकर हमको क्या दे देगी? क्लोरो एल्केन्स। ठीक है। अब ये रिएक्शन को अपन समझते हैं कि हम इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है। जैसे प्राइमरी अल्कोहल की हम बात करें, प्राइमरी अल्कोहल क्या हो गया? CH3 CH2OH। ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस कंडीशन में हमारा ये जो है कार्बन, अल्फा कार्बन है ना, वो कार्बन जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप होता है, ये OH क्या है? दिस इज फंक्शनल ग्रुप। तो वो कार्बन जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप होता है उस कार्बन को हम क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। और अगर अल्फा कार्बन के साथ एक R ग्रुप प्रेजेंट होता है देन इट इज कॉल्ड 1 डिग्री और प्राइमरी। तो ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया। इस प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन अगर मैं HCl के साथ करा रहा हूँ, है ना, HCl गैस हो गई, गैस पास कर दी, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? एनहाइड्रस ZnCl2। एनहाइड्रस का मतलब हो गया जिसमें पानी नहीं है। ठीक है। और जब ये रिएक्शन मैंने कराई तो यहाँ से H और ये OH बाहर हो गया, मुझे मिला CH3 CH2 Cl। अब मेरा जो अल्कोहल था वो 1 डिग्री था, प्राइमरी था, तो मेरा जो अल्कीन बना वो भी क्या है? 1 डिग्री। ठीक है। और बाहर क्या हो गया इसके साथ? H2O। क्लियर है चीज? समझ में आया? इसी तरीके से अगर मैं 2 डिग्री ले रहा हूँ, 2 डिग्री में 2 R ग्रुप हो जाएंगे, तो CH3 C, एक और क्या आ गया? CH3, इसके साथ एक H होगा और एक OH, ये अल्कोहल हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है। इसकी रिएक्शन HCl के साथ कर दी इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 एनहाइड्रस फॉर्म में। तो यहाँ से भी H और OH क्या हो गए? बाहर हो गए, और मुझे यहाँ क्या मिल जाएगा प्रोडक्ट में? CH3 C के साथ एक H, नीचे बचा CH3 और क्या जुड़ गया? Cl। ये भी क्या हो गया? 2 डिग्री। ठीक है। तो जब 1 डिग्री अल्कोहल लिया तो 1 डिग्री का क्लोरो एल्केन बना,
2 डिग्री अल्कोहल लिया तो 2 डिग्री का क्लोरोएल्केन मिला। दोनों में हमने कैटलिस्ट क्या यूज किया है, ZnCl2। ये क्या है हमारा कैटलिस्ट, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ ZnCl2 व्हिच इज यूज्ड इन द रिएक्शन, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये आप लोग लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ। द पर्पस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 इज टू हेल्प द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, है ना। ये जो C और O के बीच का ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को तोड़ने का काम कौन कर रहा है, ZnCl2। और क्यों कर रहा है, बिकॉज दिस ZnCl2 एक्ट एज लुईस एसिड, है ना। ये क्या काम करता है, लुईस एसिड का काम करता है, ठीक है। तो उस लुईस एसिड के नेचर की वजह से ZnCl2 जो है वो C और O के बीच का बॉन्ड तोड़ देता है और OH का निकलना आसान होता है, जो H के साथ जुड़कर क्या बना रहा है यहाँ पर, H2। क्लियर है चीज। तो अल्कोहल के साथ हमने ये जो पीछे बोला कि अल्कोहल के साथ अगर मुझे हेलो एल्केन्स बनाना है तो पहला मेथड मैं कर रहा हूँ बाय एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड, और उसमें हमने फर्स्ट क्या लिया कि प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो क्लोरो एल्केन्स आसानी से बना सकते हैं बाय रिएक्टिंग इट विद HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, वो हमने यहाँ देख लिया, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं टर्शरी अल्कोहल ले लेता हूँ, टर्शरी अल्कोहल में क्या होगा, ये H भी हट जाएगा और इसकी जगह CH3 आ जाएगा, तो CH3 C ऊपर भी क्या आ गया CH3, नीचे भी क्या हो गया CH3, यहाँ बचा OH, और ये रिएक्शन मैंने कर दी HCl के साथ, ठीक है। तो रिएक्टिविटी के बेसिस पे अगर देखा जाए तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में टर्शरी अल्कोहल जो होते हैं दे आर वेरी रिएक्टिव, है ना। ये क्या है हमारा 3 डिग्री अल्कोहल, है ना, एंड 3 डिग्री अल्कोहल इज वेरी रिएक्टिव। तो इस रिएक्टिव नेचर की वजह से इस रिएक्शन में हमको कैटलिस्ट डालने की जरूरत नहीं है। ये जो रिएक्शन है ये रूम टेम्परेचर पे भी हो जाएगी अपने आप इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, और आसानी से यहाँ से H और OH बाहर हो जाएगा, मुझे मिल जाएगा CH3 1 2 3, तो मैंने होल करके 3 कर दिया, एक C और उसके साथ कौन आ गया Cl, 3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड। बाहर यहाँ पर भी क्या हो गया H2O। क्लियर है। तो अल्कोहल से बनाने के लिए पहला मेथड हमने बोला बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड, और उस हेलोजन एसिड वाले एग्जाम्पल के अंदर हमने सिर्फ बात की है क्लोरो कंपाउंड्स की, है ना। अभी हम किसी और की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि अगर अल्कोहल को मुझे क्लोरो कंपाउंड्स में कन्वर्ट करना है तो मैं रिएक्शन कैसे करूं, और वो तीनों के लिए हमने देख लिया, प्राइमरी के लिए भी, सेकेंडरी के लिए भी और टर्शरी के लिए भी। प्राइमरी और सेकेंडरी में ZnCl2 हमने यूज किया एज कैटलिस्ट, और टर्शरी की क्योंकि रिएक्टिविटी ज़्यादा है इसलिए हम बोल रहे हैं कि कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं है, और रिएक्शन अपने आप हो सकती है, रूम टेम्परेचर पे हो सकती है, और रिएक्शन कंप्लीट होकर हमको 3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड दे देगी, ठीक है। अब अगर हम क्लोरो कंपाउंड्स बना सकते हैं तो बहुत ही सिमिलर है कि हम ब्रोमो कंपाउंड्स भी बना सकते होंगे, है ना। अब अगर हमको ब्रोमो कंपाउंड्स बनाने हैं, ठीक है, मैं ये सारी चीज़ें यहाँ डिटेल में लिख नहीं रहा हूँ, आप इसके साथ साथ वीडियो को पॉज करके लिखते चलें, ठीक है। कहीं भी अगर कोई टॉपिक ऐसा रहता है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो आप कमेंट में डाल दें नीचे, तो मैं आपको उसका आंसर वहाँ दे दूंगा, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, ब्रोमो एल्केन्स की। हम ऐसे कंपाउंड बनाने की बात कर रहे हैं जिसमें RBr आ जाए, है ना। RBr स्टैंड्स फॉर ब्रोमो एल्केन्स। अभी हम यहाँ ऊपर क्या बना रहे थे, RCl, दैट इज क्लोरो एल्केन्स, ठीक है। अब ब्रोमो एल्केन की बात करें तो ब्रोमो एल्केन जो है इसको भी हम लगभग वैसे ही बना सकते हैं जैसे हमने क्लोरो एल्केन बनाया है, ठीक है। इसके लिए जो पहला मेथड है वो हम क्या बोल रहे हैं कि हम अल्कोहल लें CH3 CH2 OH, अल्कोहल ले लिया, ये 1 डिग्री अल्कोहल हो गया, और इसकी रिएक्शन जैसे यहाँ HCl से हो रही थी यहाँ किससे कर देंगे अपन, HBr से। क्लियर है, किससे कर दी, HBr से। और ये जो रिएक्शन है जैसे यहाँ हो रही थी एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में, यहाँ होगी क्या, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में और हीट। ये जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हम यूज कर रहे हैं दिस इज 48%, है ना, 48% कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होगा, ठीक। और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हमने पढ़ा है, लास्ट क्लासेस में भी हम पढ़ कर आए हैं, 10th में भी हमने पढ़ा है कि इट एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और यहाँ पर भी हम बाहर क्या कर रहे हैं, वाटर। तो डिहाइड्रेशन मतलब पानी का बाहर निकलना, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट होगा तो पानी को निकालने में हमारी मदद करेगा,
क्लियर है? जब ये रिएक्शन हम कर रहे हैं तो यहाँ से भी क्या हुआ, H और OH बाहर हो गए और हमको मिल गया CH3 CH2 और क्या आ गया Br, बाहर हो गया H2O। ठीक है, अब हम ये जो रिएक्शन पूरी कर रहे हैं इसमें हमने क्या बना लिया, ये हमने बना लिया RBr, जिसमें R क्या है, CH3 और CH2। ठीक है, अब ये जो पूरी मेथड हमने की जहाँ पर हमने अल्कोहल की रिएक्शन HBr से की है इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड हीट, है ना, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिफ्लक्सिंग, है ना। और रिफ्लक्सिंग या रिफ्लक्स का मतलब होता है कि जहाँ पर आप अपने पूरे सब्सटेंस को किसी कंटेनर में लेकर जब हीट कर रहे हो, जैसे जो पूरी रिएक्शन है कैसी हो रही होगी, एक कंटेनर होगा उसमें आपने अल्कोहल ले लिया, HBr डाल दिया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया और हीट कर रहे हो। तो जब आप हीट करते हैं तो ये वेपराइज होता है, तो उस वेपर को रोकने के लिए हम ऊपर से उसमें कंडेंसर लगा देते हैं, है ना। कंडेंसर मतलब जिसमें जो भाप है वो वापस ठंडी होकर नीचे गिरती है। ठीक है, तो ये जो कंडेंसर लगी हुई यूनिट होती है जिससे हम वेपर्स को वापस से कंडेंस कर लेते हैं, दैट टेक्निक इज कॉल्ड रिफ्लक्सिंग। क्लियर है चीज, है ना। अच्छा, एक चीज और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि ये जो हमने HBr डाला है इसको रिएक्शन में डायरेक्ट डालने की जरूरत नहीं है, हम इसको रिएक्शन के अंदर भी बना सकते हैं। हम ऐसे कंपाउंड्स डाल दें या ऐसे केमिकल्स डाल दें जो रिएक्शन में पहले रिएक्ट कर कर क्या बनाए, HBr, और फिर वो अल्कोहल से रिएक्ट करें। क्लियर है? तो जब ऐसा हम कुछ करते हैं केमिस्ट्री के अंदर जहां पर हम हमारे रिएक्टेंट को उस फॉर्म में नहीं डाल रहे हैं और उसको रिएक्शन के अंदर ही बनवा रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड इन सिटू, है ना। तो अभी हम यहाँ लिख रहे हैं क्या कि HBr कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड इन सिटू, INSITU, इन सिटू। इसका मतलब क्या होता है, ड्यूरिंग द रिएक्शन के अंदर भी बन सकता है। ठीक है, तो इसको देखें अपन कि ये कैसे होता है ना। अब जैसे हमने यहाँ अल्कोहल की रिएक्शन सीधे किससे करा दी, HBr से। अभी हम अल्कोहल की रिएक्शन सीधे HBr से नहीं करा रहे, हमने लिया CH3 CH2OH अल्कोहल, है ना, और HBr से रिएक्शन ना करवाते हुए हम ऐसे कंपाउंड डाल रहे हैं जो रिएक्ट होकर हमको HBr दे रहे हैं। तो हमने लिया KBr दैट इज पोटेशियम ब्रोमाइड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और इसको हम कर रहे हैं हीट। ठीक है, जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो पहले ये चीज आपस में रिएक्ट कर रही है, KBr और H2SO4 रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, H और Br जुड़कर HBr प्लस K और SO4 जुड़कर K2SO4, है ना। ये बैलेंस नहीं किया मैंने यहीं पर, सिर्फ आपको प्रोडक्ट बता दिया क्या बन रहा है। तो रिएक्शन के अंदर ही हमने क्या बनवा लिया, HBr, और ये HBr जो है ये अब किससे रिएक्ट कर लेगा, हमारे अल्कोहल से, और फिर हमको यहाँ से हमारा फाइनल प्रोडक्ट दे देगा। वही सेम क्या, CH3 CH2 साथ में आ गया क्या Br, यहाँ से OH और यहाँ से H, क्या हो गया H2O, बाहर निकल जाएगा क्या K2SO4 या KHSO4, जो भी हम लिखना चाहें। क्लियर है चीज, समझ में आ गई? अभी इसमें कोई डाउट है क्या? तो रिएक्शन में अगर हम इन सिटू बना रहे हैं या अगर हम कंपाउंड को उसी के अंदर बनाते हैं तो वो रिएक्शंस भी पॉसिबल होती है। जनरली ये जो इन सिटू वाला प्रोसेस है हम तब करते हैं जब हमारा रिएक्टेंट जिससे हमको रिएक्शन करानी है वो अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो ये भी हमको आगे ये जो इन सिटू वर्ड है ये आगे हमको बहुत मिलेगा। ठीक, तो हमने क्लोरो एल्कीन की बात कर ली, हमने ब्रोमो एल्कीन्स की बात की। अब बात आती है किसकी, आइडो एल्कीन्स की, है ना। हम आइडो एल्कीन्स भी बना सकते हैं, मतलब क्या बना सकते हैं, RI, इसमें RI स्टैंड्स फॉर आइडो एल्कीन्स। ये क्लियर है? ठीक है, अब जैसे बाकी रिएक्शन हमने की है लगभग हम वैसी रिएक्शन यहाँ भी बोल रहे हैं। जैसे हमने लिया CH3 CH2OH अल्कोहल, रिएक्शन कर दिया HI के साथ। ठीक है, ये रिएक्शन हो गया, ये भी क्या कर रहे हैं, रिफ्लक्स कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट अभी है ना। अब ये जो HI हम यहाँ ले रहे हैं रिएक्शन के अंदर, दिस HI इज 57%। ये सब खैर चीज़ें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ रिएक्शन याद रखना है कि रिएक्शन क्या होती है और किसके साथ रिएक्ट होकर क्या बनेगा। ठीक है, बाकी मैंने आपको यहाँ बता दिया है। तो अल्कोहल की रिएक्शन इससे करें रिफ्लक्सिंग, सिंपल सी चीज़ है, जैसे बाकी हो रहा था। यहाँ से H और OH निकल जाएगा, आयोडीन सब्सटीट्यूट होगा, तो CH3 CH2I, बाहर हो गया क्या H2O। और जैसे पीछे हमने HBr को क्या किया, इन सिटू बनवाया रिएक्शन में, वैसे ही हम यहाँ HI को भी इन सिटू बना सकते हैं। क्या बोल रहे हैं, कैन बी प्रिपेयर्ड इन सिटू।
ठीक है, तो वो करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, CH3CH2OH एल्कोहल लिया और HI डालने की जगह हमने KI डाल दिया। KI डाल दिया किसके साथ, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड के साथ। अब जब हमने ये रिएक्शन की हीट किया तो जैसे यहाँ पर रिएक्शन हो रही थी कि KBr और H2SO4 पहले रिएक्ट कर रहे थे, वैसे यहाँ पर KI और H3PO4 पहले रिएक्ट कर लेंगे और रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, ये बना लेगा KI जो चाहिए था पोटेशियम आयोडाइड और साथ में KH2PO4 पोटेशियम पाईफॉस्फेट। ठीक है, यहाँ पर भी जैसे K2SO4 है, इसके लिए हम KHSO4 पोटेशियम बाईसल्फेट भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन हुई। अब इस रिएक्शन में ये जो KI बना है ये अब इस अल्कोहल से रिएक्ट कर लेगा और मुझे फाइनल प्रोडक्ट दे देगा। तो CH3CH2 के साथ I आ गया और बाहर हो गया क्या, H2O। ठीक है, तो वो रिएक्शंस जिनके अंदर रिएक्टेंट जो है वो थोड़ा अनस्टेबल हो तो उसमें डायरेक्टली डालने की जगह हम क्या कर सकते हैं, हम उसको NCO2 भी बना सकते हैं। ये क्लियर हो गई चीज़, अभी इसमें कोई डाउट है ना। तो अल्कोहल से जब हमने बनाने की बात की तो हमने उसमें बोला कि जो पहला मेथड था दैट वाज बाय रिएक्टिंग अ पर्टिकुलर अल्कोहल विथ हेलोजन एसिड। और हेलोजन एसिड में हमने तीनों की बात की, हमने क्लोरोएल्केन्स कैसे बने वो भी देख लिया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में, ब्रोमोएल्केन्स और आयोडोएल्केन्स की बात कर ली। ठीक है ना, हम फ्लोरोएल्केन्स की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि फ्लोरोएल्केन्स जनरली क्यों नहीं बन रहे। ठीक है, अभी इतना क्लियर है ना। अब अगर मैं हेलोजन एसिड की रिएक्टिविटी की बात करूं, हमने HCl भी यूज किया, हमने HBr भी यूज किया, हमने HI भी यूज किया। अगर मैं इसकी रिएक्टिविटी की बात करूं कि किसको यूज करूंगा तो रिएक्शन जल्दी होगी या कौन सी कंडीशन में रिएक्शन जल्दी होगी, तो ये आप अपने पास नोट कर लें क्या, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एसिड विथ अल्कोहल इज HI सबसे ज़्यादा ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HI। ये होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। मतलब अगर किसी रिएक्शन में आप HI डालेंगे तो रिएक्शन जल्दी होगी, है ना, एज कम्पेयर टू HBr एंड HI। किसी में HBr डालोगे तो जल्दी होगी एज कम्पेयर टू HI, लेकिन स्लो होगी एज कम्पेयर टू Cl एज कम्पेयर टू HI। और HCl डालेंगे तो सबसे कम रेट सबसे कम होगा, मतलब रिएक्शन थोड़ी टाइम से होगी, ज़्यादा टाइम लगेगा। अच्छा, अल्कोहल की रिएक्टिविटी की ऑर्डर की बात करें तो भी मैंने पीछे आपको बताया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में, है ना, कि 3 डिग्री अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू 2 डिग्री अल्कोहल एज कम्पेयर टू 1 डिग्री अल्कोहल, है ना। तो दिस इज फॉर हेलोजन एसिड एंड दिस इज फॉर अल्कोहल्स। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गए। ठीक है, अच्छा, इसमें अभी कोई डाउट है ना। अब ये जो रिएक्शन हमने बोली जिसमें हम अल्कोहल की रिएक्शन हेलोजन एसिड से करा रहे थे, ना, नॉर्मल रिएक्शन हमने क्या बोली थी कि ROH वाज रिएक्टिंग विद HX और रिएक्शन में हमको मिल रहा था RX प्लस H2O, है ना। ये रिएक्शन कैसे हुई, क्या हो रहा था वो तो हमने देख लिया, बट व्हाट इज द एग्जैक्ट मैकेनिज्म विच इज वर्किंग बिहाइंड दिस रिएक्शन, अगर उसकी हम बात करते हैं तो क्या है। अगर हम अल्कोहल की बात करें तो ROH ये अल्कोहल है, यहाँ पर हमारे ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर। ठीक है, और जो HX हम ले रहे हैं, दिस HX इज ब्रेकिंग टू गिव H प्लस एंड X माइनस। ये इंडक्टिव इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ लगा दिया। X इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो X की तरफ जाएंगे, तो टूटकर X नेगेटिव और H जो है वो पॉजिटिव बन के निकलेगा। ठीक है, अब ये जो H पॉजिटिव यहाँ से निकला है, ये जो H पॉजिटिव निकला है यहाँ पर, इस H पॉजिटिव का रिएक्शन किससे हो रहा है, अल्कोहल। अल्कोहल अपने लोन पेयर को यूज कर कर इस H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा, तो क्या बना लेगा ROH, यहाँ एक H आ गया, और क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन यूज किए फॉर बॉन्डिंग, इसलिए चार्ज लग गया क्या, पॉजिटिव। ये था क्या, अल्कोहल। ठीक है, और ये जो H प्लस हमने लिया है, ये H प्लस इस अल्कोहल में जाकर ऐड हुआ है, दैट मीन्स इस अल्कोहल के अंदर H प्लस ऐड हुआ है, H प्लस इज कंसिडर्ड एज प्रोटॉन, देयरफॉर इस अल्कोहल का क्या हो गया, प्रोटोनेशन, तो इसको हमने बोल दिया प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्या बोल दिया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ठीक है, अब ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गई है ROH और H विद अ पॉजिटिव चार्ज,
ये अब किससे रिएक्ट कर सकता है, X नेगेटिव से, ठीक है ना। अब क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया था और पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लिया है, मतलब ये सेंटर जो है ऑक्सीजन वाला इट बिकम्स अनस्टेबल। तो अपने आप को बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन चाहेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन वो यहाँ R से ले सकता है और इस R के ऊपर कौन रिएक्ट कर सकता है, X। इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर हो जाएगा क्या बनाकर, H2O स्टेबल फॉर्म में, और RX जुड़कर क्या बना लेगा, RX, ठीक है। तो दिस इज द मैकेनिज्म। पहली में प्रोटोनेशन हो रहा है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, और दूसरे में X नेगेटिव रिएक्ट कर रहा है। अब X नेगेटिव माइनस चार्ज लेकर चल रहा है तो न्यूक्लियोफाइल हो गया, न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है चीज, है ना। और पूरी रिएक्शन में क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, इसलिए हम इस पूरी रिएक्शन को क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो अभी क्लियर है चीज। ये हमने अभी फर्स्ट बात कर ली, किसकी, अल्कोहल से हेलोएल्कीन्स बनाने की बाय रिएक्टिंग अल्कोहल विद हेलोजन एसिड। उसमें क्लोरोएल्केन हो गए, ब्रोमोएल्केन हो गए, फ्लोरोएल्केन हो गए, रिएक्टिविटी हो गई दोनों की, अल्कोहल की भी और हेलोजन एसिड की भी, और साथ में मैकेनिज्म हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। क्लियर है चीज। तो अल्कोहल से RX बनाने का पहला जो मेथड था वो था बाय रिएक्टिंग इट विद हेलोजन एसिड, वो हमने देख लिया, है ना। अब यहाँ से हम देखेंगे हमारा सेकेंड मेथड कि रिएक्शन का या अल्कोहल से RX बनाने का सेकेंड मेथड क्या हो सकता है। चलिए अब हम सेकेंड मेथड की बात करते हैं, है ना, कि प्रिपरेशन के लिए अल्कोहल से सेकेंड मेथड क्या है। तो फर्स्ट हमने बोला बाय रिएक्टिंग अल्कोहल विद हेलोजन एसिड। अभी हम बात कर रहे हैं बाय रिएक्टिंग अल्कोहल विद फॉस्फोरस हैलाइड्स। तो सेकंड हो गया बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड्स ऑन अल्कोहल। अल्कोहल के ऊपर किससे रिएक्शन कर रहे हैं, फॉस्फोरस हैलाइड, ठीक है। अब ये जो फॉस्फोरस हैलाइड की हम बात कर रहे हैं, ये फॉस्फोरस हैलाइड हमारे पास दो टाइप का है। फॉस्फोरस दो टाइप के हैलाइड बनाता है, PX3 और PX5, वेयर X कैन बी एनी हैलोजन। क्लियर है चीज, है ना। अब जनरली अभी जो हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं वो हम तीनों के लिए पढ़ेंगे। दिस X कैन बी क्लोरीन, दिस X कैन बी ब्रोमीन, और X कैन बी आयोडीन, ठीक है ना। अब अगर हम जनरल रिएक्शन की बात करें, या एक काम करते हैं क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन का एक साथ देखते हैं कि क्या है ना। तो पहला हम बोल रहे हैं क्या, क्लोरोएल्केन्स, कि अगर क्लोरोएल्केन्स बनाना है तो क्लोरोएल्केन्स कैसे बनाएं। तो जनरल रिएक्शन हो गई कि हमने लिया अल्कोहल, रिएक्शन किया PCl5 के साथ, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, ये आप याद रखें हमेशा कि कहीं भी किसी भी रिएक्शन में अगर आप PCl5 या PCl3 को यूज़ करते हैं एज रिएक्टेंट, ठीक है, या एज रिएजेंट, तो यहाँ निकलने वाले प्रोडक्ट जो हैं वो फिक्स हैं। कैसे फिक्स हैं कि PCl5 से अगर रिएक्शन हो रही है तो निकलने वाली चीज़ होगी POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और HCl। तो यहाँ बच क्या गया, एक R और एक Cl, तो बन गया RCl। दिस इज फिक्स्ड, POCl3 एंड HCl, ये कॉमन है, ये निकलता ही निकलता है। इसी तरीके से ROH और PCl3 का जब रिएक्शन कर रहे हैं तो निकलने वाली चीज़ हो गई H3PO3, ठीक है, दिस इज फॉस्फोरस एसिड। और जब ये रिएक्शन किया तो बचा क्या, RCl। यहाँ आपको बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ 3 H है तो ये 3 अल्कोहल हो गए, 3 अल्कोहल में से 3 R और 3 Cl बाहर हो गए, बचा कितना, एक P और यहाँ पर 3 OH, तो ये हो गया H3PO3। ये क्लियर है चीज़, समझ में आ गई, है ना। तो रिएक्शन में अगर आप PCl5 से कर रहे हैं तो POCl3 और HCl निकलेगा, दिस इज फिक्स्ड, और PCl3 से कर रहे हैं तो H3PO3 फॉस्फोरस एसिड निकलेगा, दिस इज फिक्स्ड। क्लियर है। तो बिल्कुल सिंपल से रिएक्शन है, अल्कोहल लिया हमने, PCl5 और PCl3 से रिएक्शन किया तो RCl और RCl हमको मिल गया, ठीक है। अब अगर हम ब्रोमीन की बात करें, है ना, और आयोडीन की बात करें, है ना, ब्रोमोएल्केन्स और आयोडोएल्केन्स, तो यहाँ पर भी
वैसे ही रिएक्शन है, ठीक है। कैसे कि अगर हम अल्कोहल ले रहे हैं, सपोज हमने लिया मान लो CH3CH2OH, क्या अल्कोहल लिया, इसकी रिएक्शन की PBr3 के साथ, किससे कर दी, PBr3 से। तो जब ये रिएक्शन आपने की तो इस केस में भी क्या होगा, CH3CH2 और क्या आ गया Br, बाकी क्या निकल गया POBr3, POBr3 में क्या निकल जाएगा H3PO3, और क्या हो गया H3PO3। इसी तरीके से अगर आप आयोडीन ले रहे हैं, सपोज आपने लिया CH3CH2OH अल्कोहल प्लस आपने रिएक्शन कर दिया Pi3 के साथ, तो क्या निकल गया CH3CH2OH की जगह क्या आ गया I, और बाहर हो गया क्या H3PO3। बैलेंस करने के लिए उसको 3 कर दें अपन, है ना, ये रिएक्शन हुई होगी। तो जो रिएक्शन ने पीछे यहाँ बोली कि PCl3 के साथ रिएक्शन हो रही थी तो RCl बन रहा था, वैसे ही PBr3 और Pi3 से हो रही है तो भी RBr और RI निकल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ याद रखने वाली ये चीज़ है कि ये जो PBr3 और Pi3 हम यूज़ कर रहे हैं, दे आर नॉट वेरी स्टेबल कंपाउंड्स, है ना। ये जो हैं ये क्या है, नॉट वेरी स्टेबल, ये ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड्स नहीं है। तो अगर ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड्स नहीं है तो मैंने आपको पीछे बताया ये क्या करना पड़ेगा, गुड, इसको हमको इन सिटू बनाना पड़ेगा रिएक्शन के अंदर, ठीक है। अब इन सिटू बनाने के लिए हम रिएक्शन क्या बोल रहे हैं, तो बिल्कुल सिंपल से रिएक्शन है कि हमने लिया P4 दैट इज फॉस्फोरस और रिएक्शन कर दी ब्रोमीन के साथ Br2, ठीक है। जब ये रिएक्शन कर दी तो मुझे क्या बनाना था PBr3, इसको हम बैलेंस कर दें। यहाँ P4 है तो यहाँ ऑब्वियसली कितना बनेगा, 4 बनेगा, और फिर 4 3 12 हुआ तो यहाँ क्या आ गया 6। सेम रिएक्शन इस आयोडीन की फॉस्फोरस लिया और रिएक्शन कर दिया आयोडीन के साथ, तो क्या मिल गया Pi3, 4Pi3, यहाँ 6 हो गया। क्लियर है। तो ये जो PBr3 और Pi3 में डाल रहा हूँ रिएक्शन में, इनको हम नहीं डालेंगे, है ना, इनको रिएक्शन में डालने की जरूरत नहीं है। हम अल्कोहल लें और अल्कोहल के अंदर हम क्या डालें, ये हम इतनी रिएक्शन करवाने की बात कर रहे हैं, है ना। रिएक्शन में से इसको हमने हटा दिया, इसको भी हमने हटा दिया क्योंकि अनस्टेबल है। तो हमने ये लिया, ये सब डाला, तो पहले फॉस्फोरस और ब्रोमीन रिएक्ट कर के क्या बना रहे हैं PBr3, एंड देन दिस PBr3 इज रिएक्टिंग विद अल्कोहल, तो हमको क्या मिल रहा है ब्रोमो एल्केन्स। सिमिलरली जब हमने अल्कोहल, फॉस्फोरस और आयोडीन डाला तो पहले फॉस्फोरस और आयोडीन रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं ट्राइआयोडाइड, और वो आयोडाइड फिर किससे रिएक्ट कर रहा है अल्कोहल से टू गिव व्हाट आयोडोएल्केन्स। ये क्लियर होगी चीज। तो ये हमारा सेकंड मेथड होगा। सेकंड मेथड इज व्हाट, बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड्स ऑन अल्कोहल्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड मेथड, है ना, थर्ड ही होगा, हाँ। तो थर्ड जो है वो है बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड, बाय द एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है ना। ये भी अल्कोहल के साथ ही है, अभी हम अल्कोहल ही पढ़ रहे हैं। थायोनाइल क्लोराइड इज SOCl2, ये फॉर्मूला होता है थायोनाइल क्लोराइड का, ठीक है। तो अल्कोहल से फर्स्ट हमने बोला रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ HX दैट इज हेलोजन एसिड, दूसरा हमने बोला क्या रिएक्शन ऑफ हेलोजन विथ PX3N PX5, थर्ड हम बोल रहे हैं बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड ऑन अल्कोहल्स। तो रिएक्शन में क्या हो गया ROH प्लस SOCl2। अब थायोनिल क्लोराइड का भी फिक्स्ड है जैसे PX3 और PX5 का फिक्स था कि अगर आप SOCl2 को इसी रिएक्शन में ले रहे हैं तो SO2 और HCl निकलेगा। तो यहाँ क्या बचा, सिंपल है, R और Cl की रिएक्शन होगी RCl बनाने की, ठीक है। अब इस कंडीशन में SO2 है वो भी गैस बनकर बाहर हो गया और HCl जो है वो भी गैस बनकर बाहर हो गया। इस वजह से हमने बोला था कि अल्कोहल इज द मोस्ट प्रिफर्ड मेथड फॉर प्रिपेयरिंग हेलो एल्केन्स इन लेबोरेटरी, और इसके अंदर भी जो सबसे ज़्यादा प्रिफर्ड किया जाता है दैट इज रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद थायोनिल क्लोराइड। क्यों कर रहा है, बिकॉज जो भी प्रोडक्ट हमको यहाँ मिल रहे हैं उन प्रोडक्ट में से SO2 और HCl दोनों ही क्या है गैस, तो दोनों बाहर निकल जाएगा, हमारे पास सिर्फ एक फाइनल प्रोडक्ट बना दैट इज व्हाट हेलो एल्केन्स।
तो इसको हमको बाद में आगे चलकर और ज़्यादा प्यूरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, हमको सीधे सीधे हमारा प्यूरिफाइड प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्लियर है चीज़, है ना। तो ये हमने अल्कोहल की बात करी। इसको जरा एक बार रिवाइज करके देखें हमने कि क्या पढ़ा था। हम बात कर रहे थे किसकी, प्रिपरेशन ऑफ RX बाय अल्कोहल। फ्लो चार्ट में यहाँ बना रहा हूँ, आप इससे भी समझ सकते हैं, है ना। इस अल्कोहल के अंदर हमने 3 चीज़ें बोली, ठीक है। एक बोला क्या, बाय एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड, ठीक है। दूसरा हमने बोला क्या, बाय एक्शन ऑफ PX3 एंड PX5, या ये बोलते हैं फॉस्फोरस हैलाइड्स। और थर्ड हमने बोला बाय एक्शन ऑफ SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। क्लियर है। जब हमने हेलोजन एसिड्स के साथ रिएक्शन करके बनाया तो हमने तीनों बनाए। हमने क्या, 1 डिग्री भी बनाया, 2 डिग्री भी बनाया और 3 डिग्री भी बनाया। 1 डिग्री और 2 डिग्री में हमने कैटलिस्ट ले लिया ZnCl2, ठीक है। और 3 डिग्री में हमने बोल दिया क्या, वेरी रिएक्टिव, इसीलिए रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो गई क्लोरीन वाली, है ना। ब्रोमीन में भी हमने रिएक्शन करा, आयोडीन में हमने भी रिएक्शन किया और हमने ये बोला कि ब्रोमीन और आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड इन CO2। फिर हमने PX3 और PX5 में किया। इसमें हमने बोल दी 2 चीज़ें, क्या कि अगर PX3 से रिएक्शन होती है तो H3PO3 बाहर निकलेगा एज बाय प्रोडक्ट, और PX5 से होती है तो POCl3 और HCl बाहर निकलेगा एज बाय प्रोडक्ट। तो ये बिल्कुल सिंपल हो गया याद रखने के लिए, ठीक है। और SOCl2 में भी हमने 2 चीज़ें बोल दी कि बाय प्रोडक्ट में SO2 और HCl ये कॉमन है निकलने के लिए। तो ऐसे अपन याद रख लें कि अल्कोहल से अगर RX मुझे बनाना है तो मेरे पास 3 मेथड्स हैं। पहला, या तो मैं अल्कोहल की रिएक्शन हेलोजन एसिड से कर दूं, हेलोजन एसिड मीन्स व्हाट, HX, या फिर मैं अल्कोहल की रिएक्शन PX3 और PX5 से करवा दूं, या फिर मैं अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 से करवा दूं। अगर मैं हेलोजन एसिड से रिएक्शन करवाता हूं तो मैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तीनों बना सकता हूं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन वाले तीनों कंपाउंड्स। PX3 और PX5 से भी प्रोडक्ट बन जाते हैं। बाय प्रोडक्ट में PX3 के केस में H3PO3 और PX5 के केस में POCl3 और HCl बाहर आता है। और अगर मैं थायोनिल क्लोराइड या SOCl2 से करा रहा हूँ तो SO2 और HCl बाहर आता है। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा पहला मेथड जो था बाय यूजिंग अल्कोहल, वो हमने यहाँ खत्म किया। अब जो सेकेंड होगा वो हम पढ़ेंगे बाय हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर है इतना। चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंड, है ना। तो सेकेंड हम ले रहे हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन्स में भी हम 3 चीज़ें पढ़कर आए हैं। क्या क्या, अल्केन्स, एल्कीन्स एंड अल्काइंस। तो जब हम प्रिपरेशन करेंगे अलग अलग तो हम उसमें भी क्लासीफाई कर देंगे, है ना। तो अभी हम पहला देख रहे हैं क्या, फ्रॉम एल्केन्स। एल्केन्स मतलब क्या, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, है ना। अब हेलो एल्केन्स में अगर हम बात करें, है ना, हेलो एल्केन्स की अगर हम बात करें किससे बनाने के लिए, एल्केन से बनाने के लिए, तो पहले हम क्लोरीन और ब्रोमीन की बात कर लेते हैं, बाद में हम फ्लोरीन और आयोडीन की बात करेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि अगर मुझे क्लोरो एल्केन्स या ब्रोमो एल्केन्स बनाने हैं बाय यूजिंग व्हाट, सिंपल एल्केन्स, तो रिएक्शन बिल्कुल सिंपल सी है। मैंने लिया CH3, CH2 और CH3, ये हो गया प्रोपेन। इसका रिएक्शन मैंने हेलोजन से कर दिया X2, है ना। दिस X2 कैन बी Cl2 और कैन बी Br2। क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, और रिएक्शन जो है वो UV लाइट में होती है। अभी इतना क्लियर है ना। ये क्या है हमारे एल्केन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन लिया, दैट इज प्रोपेन, रिएक्शन कर दी क्लोरीन या ब्रोमीन से इन प्रेजेंस ऑफ UV लाइट। तो क्या होगा, यहाँ पर X2 में या तो Cl2 है या Br2 है, तो जो एक Br होगा वो एक H के साथ बाहर निकल जाएगा और जो जगह खाली होगी उसमें एक Br या एक Cl सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ये सिंपल सा रिएक्शन होगा,
है ना, सब्स्टिट्यूशन हुआ कि एक हाइड्रोजन एक हेलोजन के साथ बाहर और बचा हुआ एक हेलोजन जो है वो उस हाइड्रोजन की जगह ले लेगा। यही हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था जब मैंने पहला लेक्चर आपको डाल के दिया था, क्या कि जब हम हेलो एल्केन्स बनाते हैं तो हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होता है, वही हम यहाँ करवा रहे हैं। अच्छा, अब कंडीशन क्या बैठती है यहाँ पर कि एल्केन्स के अंदर एक से ज़्यादा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, एक से ज़्यादा कार्बन दिख रहे हैं, हर कार्बन के पास हाइड्रोजन है, तो जो रिप्लेसमेंट है वो ज़रूरी नहीं है कि इसी कार्बन से हो, वो इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, किसी भी कार्बन से हो सकता है। तो इससे क्या समझ में आया कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं दे आर मल्टीपल, मतलब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन सकते हैं। सपोज हम ये कर लें कि यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है तो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2 Cl, यहाँ का एक H एक Cl के साथ बाहर हो गया, Br होता तो Br के साथ बाहर हो जाता, या फिर इधर वाला H सब्स्टिट्यूट हो रहा है तो CH3 CH CH3 यहाँ कौन आ गया Cl। तो एक में हमको मिल गया 1 क्लोरोप्रोपेन और एक में हमको मिल गया 2 क्लोरोप्रोपेन, और ये होता है 2 क्लोरोप्रोपेन जो होगा दैट विल बी 55% बनेगा और ये जो होगा दिस विल बी 45% ये बनेगा। ठीक है, मतलब एक कंटेनर मैंने लिया, उसमें एल्केन था प्रोपेन में मैंने बाहर से क्लोरीन डाल दिया, यूवी लाइट में रख दिया कंटेनर को, तो जो रिएक्शन हुई उसमें मैंने देखा कि 55 जितना भी मैंने एल्केन लिया था उसका 55% किस में कन्वर्ट हो गया 2 क्लोरो में, और 45% किस में कन्वर्ट हो गया 1 क्लोरो में। जो ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है उसको हम मेजर प्रोडक्ट बोल देते हैं, जो कम क्वांटिटी में है उसको हमने माइनर प्रोडक्ट बोल दिया। अभी ये क्लियर है ना। तो इस सिचुएशन में क्या हो गया कि हमको मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिल गए, और ये जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन जाते हैं तो इस कंडीशन में इनको लैब में अलग करना है ना, इन दोनों को सेपरेट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। इसीलिए जो हेलोजिनेशन होता है एल्केन्स का, दिस इज नॉट अ सूटेबल मेथड फॉर प्रिपेयरिंग हेलो एल्केन्स इन लैब। क्लियर है चीज, है ना। ये जो पूरी रिएक्शन चल रही थी, जो पूरी रिएक्शन हुई है, दिस इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ये कौन सी रिएक्शन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। मतलब कि जो क्लोरीन या ब्रोमीन में ले रहा था, Cl और Cl के बीच में बॉन्ड होगा या Br और Br के बीच में बॉन्ड होगा, तो ये यूवी लाइट के प्रेजेंस में यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स थे या बॉन्ड था उसका होमोलाइटिक क्लीवेज करेगा और मुझे 2 क्लोरीन के फ्री रेडिकल या 2 ब्रोमीन के फ्री रेडिकल देगा, और ये फ्री रेडिकल रिएक्शन को आगे कराएंगे, इसलिए रिएक्शन को क्या बोल दिया मैंने, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है ना। अब इस पूरी चीज़ से हमको क्या समझ में आ गया कि इस रिएक्शन के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स या फिर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन एंड देयरफॉर दिस रिएक्शन इज नॉट सूटेबल। इस रिएक्शन को आप लैब में इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लैब में हेलो एल्केन्स बनाने के लिए यूजफुल नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम कहीं यूज ही नहीं कर सकते। ठीक है, दिस फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैन बी यूज्ड और कैन बी यूजफुल इन सर्टन अदर वेज, और वो कौन कौन से तरीके हैं जहाँ पर ये यूजफुल हो सकता है उसकी बात करते हैं, है ना। हम यहाँ पहले लिख लें, हम क्या बोल रहे हैं कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इज स्टिल यूजफुल इन सर्टन केसेस, है ना। अब वो सर्टन केसेस या वो केसेस कौन से हैं जहाँ पर यूजफुल होता है। यहाँ तो यूजफुल नहीं है क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्ट बन रहा है, मिक्सचर बन रहा है जिसको सेपरेट करना इज डिफिकल्ट। तो ये कहाँ कहाँ यूजफुल है वो देखते हैं। पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि व्हेन द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट कैन बी इजिली सेपरेटेड बाय सम सूटेबल मेथड, ऐसा मिक्सचर मिल जाए जिसको सेपरेट करना क्या हो, ईजी हो। ठीक है, व्हेन द मिक्सचर इज या फिर अपन लिख लें व्हेन द मिक्सचर कैन बी इजिली सेपरेटेड, जहाँ मिक्सचर को हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊँ आपको, मान लो मीथेन ले लिया हमने CH4, तो मीथेन में जब मैंने क्लोरीनेशन किया यूवी लाइट में तो मुझे मिला CH3Cl, ये पहले भी पढ़ रखा है। ये क्लोरीनेशन फिर आगे बढ़ा, मुझे मिला CH2Cl2, फिर से आगे बढ़ा क्लोरीनेशन तो मुझे मिला CHCl3, और फिर से क्लोरीनेशन हुआ तो मुझे मिला CCl4। तो मुझे 3 प्रोडक्ट यहाँ मिल रहे हैं, है ना, 4 प्रोडक्ट।
क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, दैट इज क्लोरोफॉर्म एंड टेट्राक्लोरोमीथेन। बट इस कंडीशन में इनको सेपरेट आउट करना क्या है, आसान है। मैं आसानी से सेपरेट आउट इनको कर सकता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, तो इस कंडीशन में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जो हो गया इट बिकम्स यूजफुल। ठीक है, तो पहला पॉइंट समझ में आ गया कि ज़रूरी नहीं है कि हर मिक्सचर को सेपरेट करना आसान नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन बनती है व्हेन द मिक्सचर्स कैन बी इजीली सेपरेटेड देन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बिकम्स बेनिफिशियल, है ना। अब हम सेकेंड की बात करें। सेकेंड हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंड हम बोल रहे हैं कि व्हेन द स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन इज सच that the formation of isomeric product is not possible। हम जो भी एल्केन ले रहे हैं उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि उसमें आइसोमेरिक प्रोडक्ट नहीं बन सकते। इसको क्या समझे, इसको समझने के लिए अपन ले लेते हैं, मान लो CH3 C, CH3 CH3 और CH3, ये हो गया नियोपेंटेन, पढ़ा है ना, तो ये नियोपेंटेन। अच्छा, इसका अगर मैं क्लोरीनेशन करता हूँ तो मैंने बोला था कि आप पहले जब हमने स्ट्रेट चेन का एक एल्केन लिया था तो वहाँ पर चांसेस थे अलग अलग हाइड्रोजन के अलग अलग कार्बन से हटने के। यहाँ देखें तो सेंटर वाले कार्बन पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, बाकी जो 4 कार्बन लगे उनमें सब में हाइड्रोजन के नंबर क्या है, 3, मतलब सबका एनवायरनमेंट सेम है। तो आप कहीं से भी हाइड्रोजन को हटाएंगे तो कंपाउंड बिल्कुल सेम ही बनेगा। जैसे मान लो यहाँ से हटता है तो CH3 C, CH3 CH3 CH2 और Cl, बाहर HCl हो गया। अब यही अगर H यहाँ से हटता तो भी यही बनता, इसको ऐसा घुमा देते, यहाँ से हटता और घुमा दो तो आपको हर बार स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पर आइसोमेरिक कंपाउंड बनने के चांसेस 0 हैं। तो यहाँ पर भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन क्या हो गया, यूजफुल हो गया। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या बोलती है, थर्ड कंडीशन बोल रही है कि जब ऐसे कार्बन इंक्लूड हो जाए हाइड्रोजन के साथ जिनकी रिएक्टिविटी में बहुत डिफरेंस हो, है ना। मतलब क्या कि व्हेन देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन द रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन्स attached to different carbon। ठीक है, इसको समझते एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इसका मुझे क्लोरीनेशन करना है, क्लोरीन से रिएक्शन करनी है यूवी लाइट में। ठीक है, यहाँ यूवी लाइट है। ठीक है, अब यहाँ देखें तो ये 2 कार्बन ऐसे हैं जिनके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, और हमको मालूम है कि डबल बॉन्ड जो होता है वो थोड़ा सा शॉर्टर लेंथ का होता है, उसको तोड़ना थोड़ा सा क्या है, डिफिकल्ट है। अगर 2 कार्बन है और 2 कार्बन के बीच में आपने डबल बॉन्ड लगा दिया है तो ऑब्वियस है कि 2 बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी। तो रिएक्टिविटी कार्बन की क्या हो गई, थोड़ी अलग हो गई, बजाय उसके जहाँ पर सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन हो। तो इस कंडीशन में सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन से हाइड्रोजन को निकालना आसान है एज कम्पेयर टू व्हाट, डबल बॉन्डेड कार्बन। तो यहाँ पर भी कंडीशन जनरेट नहीं होती कि अलग अलग प्रोडक्ट बन सकते हैं। यहाँ पर भी सिंपल है कि ये CH2 और ये CH तो ऐसा का ऐसा है, ये हाइड्रोजन नहीं हट सकते। यहाँ क्या मिल गया, CH2 हट गया और एक क्या बन गया, Cl। तो जहाँ पर लार्ज डिफरेंस होता है हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी में वहाँ पर भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हमारे लिए यूजफुल हो गया। और चौथी कंडीशन जो है वो बिल्कुल सिंपल है कि ऐसी रिएक्शंस जिनके अंदर हमको प्योर प्रोडक्ट की ज़रूरत ही ना हो, उन रिएक्शन में तो हम फ्री रेडिकल करवा ही सकते हैं। अभी हम ये बोल रहे थे कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है या यूजफुल नहीं है बिकॉज मिक्सचर मिल रहा था, प्योर नहीं मिल रहा था। लेकिन अगर ऐसी रिएक्शन आ जाती है जहाँ प्योर की ज़रूरत ही नहीं है, मिक्सचर से भी काम चल जाएगा, तो फिर वहाँ तो हमारे लिए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन क्या है, यूजफुल हो गया, है ना। तो फोर्थ क्या हो गया कि व्हेन प्योर प्रोडक्ट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। क्लियर है, तो ये 4 कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन में हमने क्या बोला, पहली कंडीशन में हमने बोला कि जहाँ मिक्सचर आसानी से सेपरेट हो सकते हैं। सेकंड में हमने बोला जहाँ पर आइसोमेरिक प्रोडक्ट बनने के चांसेस ही ना हो। थर्ड में हमने बोला जहाँ पर हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और चौथा हमने बोला जहाँ पर हमको प्योर प्रोडक्ट की
ज़रूरत ही ना पड़े। क्लियर है चीज़? ये हो गई किसकी बात? ब्रोमो एल्केन्स और क्लोरो एल्केन्स की फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से, है ना। अब हम बात करते हैं किसकी? फ्लोरो एल्केन्स की और आइडो एल्केन्स की। फ्लोरो एल्केन्स और आइडो एल्केन्स के बारे में भी हमने कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो जब हम फ्लोरो एल्केन्स की बात कर रहे हैं तो फ्लोरीन से सीधे सीधे रिएक्शन कराकर सब्स्टिट्यूशन कराना इज़ नॉट पॉसिबल। इसका सिंपल सा रीज़न है कि फ्लोरीन से होने वाली जो रिएक्शंस होती हैं दे आर हाईली एक्सोथर्मिक एंड वायलेंट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हो कि आपने ऐसा लिया CH3 CH2 CH3, आपने रिएक्शन कराने की कोशिश की F2 के साथ, तो इस कंडीशन में रिएक्शन से एनर्जी ही इतनी ज़्यादा निकलेगी कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तो टूटेगा, लेकिन साथ में कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड भी टूट जाएंगे। तो इसीलिए हाईली एक्सोथर्मिक और वायलेंट होने की वजह से जो फ्लोरीनेशन वाली रिएक्शंस हैं दे आर नॉट पॉसिबल। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि फ्लोरीन के कंपाउंड्स नहीं बन सकते, है ना। फ्लोरीन के कंपाउंड्स भी बनते हैं, लेकिन वो कुछ दूसरे मेथड से बनते हैं, वो भी हम इसके आगे देखेंगे। क्लियर है चीज़, है ना। तो फ्लोरीनेशन वाला अभी हम हटा दें कि अगर क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन हो सकता है तो अभी फ्लोरीनेशन, डायरेक्ट फ्लोरीनेशन इज नॉट पॉसिबल। रीज़न बिल्कुल सिंपल सा है कि फ्लोरीन से होने वाली रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक एंड वायलेंट विच लीड्स टू द ब्रेकेज ऑफ CC बॉन्ड, इसलिए ये रिएक्शंस नहीं होती। आयोडीन की अगर हम बात करें तो आयोडीन की जो रिएक्शंस होती है दे आर रिवर्सिबल, है ना। रिवर्सिबल मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, है ना, अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? आयोडो एल्केन्स की। तो आयोडो एल्केन्स में हम बोल रहे हैं कि मान लो मैंने लिया सपोज करें CH4 सिंपल मीथेन, और इसमें हमने रिएक्शन कर दी आयोडीन की, तो ये रिएक्शन तो हो जाएगी, CH3I मिल जाएगा, बाहर कौन हो गया? HI। बट ये जो HI होता है दिस अगेन एक्ट एज रिएक्टेंट, और फिर ये दोनों आपस में रिएक्ट करके मुझे क्या दे देते हैं? फिर से CH4 और I2। तो ये रिएक्शन कैसी हो गई? रिवर्सिबल, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। तो आयोडो एल्केन्स बन तो सकता है लेकिन रिएक्शन रिवर्सिबल है। अब अगर इस रिएक्शन को मुझे यूनिडायरेक्शनल करना हो, सिर्फ फॉरवर्ड ही चलाना हो, बैकवर्ड ना लाना हो, तो मुझे इस HI, ये जो HI बन रहा है, इसको यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो वो हम बिल्कुल कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है, या फिर उसकी जगह हम HiO3 यूज़ कर लें, ठीक। जैसे कैसे रिएक्शन कर लें? सपोज ये तो हो गई मान लो, अच्छा इसी रिएक्शन में अगर मैंने HI डाल दिया, हाँ क्या डाल दिया? सपोज मैंने डाल दिया HiO3, तो ये जो HI बन रहा है वो HI इससे रिएक्ट कर लेगा, HiO3 विल रिएक्ट विथ HI, तो रिएक्ट होकर मुझे क्या दे देगा यहाँ पर? कंपाउंड I2 प्लस H2O। तो जो HI रिएक्शन में फॉर्म हो रहा था उस HI को मैंने एलिमिनेट करवा दिया। अब मेरी जो रिएक्शन है वो सिंगल डायरेक्शन में चलने लगेगी। क्लियर हो गई चीज़, है ना। ये हुई क्या? फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स, फॉर्मेशन ऑफ RX बाय एल्केन्स। अब हमारे हाइड्रोकार्बन में से हमने बोला एल्केन भी यूज़ हो सकता है, एल्कीन भी यूज़ हो सकता है और अल्काइन भी यूज़ हो सकता है। तो हमने एल्केन्स की बात कर ली। एल्केन्स में हमने बोल दिया कि जनरली क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है, बट क्योंकि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं इसीलिए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इज़ नॉट यूज़फुल। बट हर जगह यूज़फुल ना हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कहाँ कहाँ यूज़फुल है वो कंडीशन हमने देख ली। फ्लोरीनेशन में हमने बोल दिया कि रिएक्शन इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज रिएक्शन विथ फ्लोरीन इज एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक एंड वायलेंट, उसकी वजह से रिएक्शन नहीं हो पाती और कार्बन कार्बन के बॉन्ड तोड़ देती है हाई एनर्जी की वजह से। और फिर हमने बोला कि आयोडोनेशन इज पॉसिबल बट रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड दैट रिवर्सिबल नेचर कैन बी चेंज्ड बाय यूजिंग एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है चीज़, है ना। तो इसके बाद जब हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे तो वहाँ से हम एल्कीन्स उठाएंगे कि एल्कीन से कैसे बना सकते हैं और अल्काइन से कैसे बना सकते हैं, और प्रिपरेशन ऑफ जो हेलो एल्केन्स एल्काइल हैलाइड्स हम पढ़ रहे हैं वो ख़त्म करेंगे और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि क्या है। चलिए इतना समझ में आया। अब इसमें आपको कोई भी अगर डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में नीचे डालें, ठीक है, और वीडियो पूरा देखें और उसके साथ आप सारे नोट्स अपने प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।